दरवाज़ा बंद कर दो। इसको ना थोड़ा खींच के नीचे कर देना, ये ऊपर का डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको। हाँ वही नहीं रहा, यहाँ पे ले आए इस साइड पे कहीं, ये हाथ बना देगा। हाँ ये इसको जहाँ मर्जी थोड़ा नीचे रख देंगे उसे, ये लेक्चर में डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। चार्जर लगा दो। हाँ जी चार्जर लगा दो। ये बॉल स्क्रीन कहाँ है इसकी, वो मार्कर की तरह पेन निकालो, वो करो फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। स्लाइड शो पे हाँ चलो ठीक हो गया। शौकत इधर आ, ये कैसे वो करेगा, पेन किधर है, ऑप्शन शो पेन। चलो हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, इंतज़ार की जो घड़ियां थी वो अब हुई हैं ख़त्म। आज हम ऑफिशियली अल-शिफा कॉलेज ने जो आपसे वादा किया था ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन लेक्चर का, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमने वैसे तो लेक्चर का आगाज़ किया था, लेकिन चूंकि जो भी पेपर बी जो 7 जनवरी 2024 को होना था, जो कि कैंसिल हो गया था, जो कि अब 28 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि चलें कुछ पेपर जो प्रीवियसली आ चुके हैं उसको हम डिस्कस कर लें, ताकि स्टूडेंट जो है ना उनका कुछ फ़ायदा हो सके। देखें बेटा, बात ये होती है कि 5 ईयर पेपर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसको कर लेते हैं और सही तरीके से समझ लेते हैं, पेपर का पैटर्न आपको मालूम हो जाता है, तो आप काफ़ी हद तक जो है ना उसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ब्लैंक होके पेपर में जाएंगे तो आप उसको सही तरीके से समझ नहीं सकते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, काफ़ी देर तो आपको पेपर समझने में ही लग जाएगी। ठीक है, चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एट फर्स्ट क्वेश्चन है जी आपका फार्माकोग्नोसी का। देखिए बेटा, इसमें पेपर को हमने, जो आपका पेपर बी है उसका हाफ जो पोर्शन होता है वो फार्मास्यूटिक्स का होता है और हाफ जो पोर्शन होता है वो फार्माकोग्नोसी का होता है। तो हमने इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली तौर पे फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यूज हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं जी, इनवॉलंटरी वॉइडिंग ऑफ द यूरिन इज कॉल्ड। बेटा, इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी का मतलब होता है बेइख्तियार। बेइख्तियार मतलब हर वो चीज जिसके ऊपर आपका इख्तियार नहीं है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उसको इनवॉलंटरी कहते हैं। लाइक दैट, आपकी जो पल्स रेट है इनवॉलंटरी है, आपका जो सांस लेना है इनवॉलंटरी है, आप इसको रोक नहीं सकते। इवन जो पेशाब का आना है वो भी इनवॉलंटरी है। अच्छा, वॉइडिंग का मतलब क्या होता है? वॉइडिंग का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, मतलब ये है कि सम टाइम ये वो कंडीशन होती है कि जिसमें हम पेशाब को रोक नहीं पाते, जो यूरिन है वो बार बार हमारी बॉडी से रिलीज होता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, तो इस किस्म की कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? देखें बेटा, यहां पर 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है ना, वो है डाइस यूरिया। बेटा, डाइस यूरिया बेसिकली तौर पे कहते हैं बर्निंग इन यूरिन, कि जब इंसान पेशाब करता है तो पेशाब करते हुए उसको जलन महसूस होती है, तो लिहाजा डाइस यूरिया तो ये कंडीशन हो नहीं सकती। उसके बाद है एन्यूरेसिस। बेटा, एन्यूरेसिस का मतलब होता है इनवॉलंटरी फ्लो। इनवॉलंटरी फ्लो। अब इनवॉलंटरी फ्लो मतलब ये एन्यूरेसिस वो कंडीशन है कि जिसमें आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिहाजा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है ना बेटा, इसको एन्यूरेसिस कहते हैं। बेटा, ड्रॉपसी क्या होती है? ड्रॉपसी बेसिकली तौर पे इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट है, कि बेटा दिल में जब किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम ड्रॉपसी कहते हैं। और इमिशन बेसिकली तौर पे ये कोई बीमारी नहीं है बेटा, इमिशन एक टर्म है। इमिशन का मतलब होता है किसी चीज का रिलीज होना।
ठीक है, तो इन तमाम ऑप्शन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन मौजूद है इन चारों में वो है बी। बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जी बेटा, अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू क्योर द वाउंड ऑफ द अल्सर, अब्सेसिस एंड फिस्टुला। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय अल्सर। बेटा, अल्सर बेसिकली तौर पे कहते हैं हम जख्म को कहते हैं कि अगर हमारे जिस्म पर कहीं पर भी जख्म हो जाए, अल्सर, अल्सर का मतलब होता है जख्म। और जख्म कहां पर, यानी कि इधर लिखा गया है बेटा, अगर हम इसको गौर से देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू क्योर द वाउंड ऑफ द अल्सर एंड एब्सेसिस एंड फिस्टुला। देखिए बेटा, अल्सर भी जख्म को कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, अल्सर हम जख्म को कहते हैं बेटा। ऑब्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू, एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू। बेटा, अक्यूमुलेशन का लफ्जी मतलब होता है जमा हो जाना, मतलब अगर कहीं पर कोई दाना या फोड़ा या पिंसी बन जाती है तो उसको बेटा हम बेसिकली तौर पे ऑब्सेशन का नाम देते हैं। अच्छा, फिस्टुला, फिस्टुला बेसिकली तौर पे कहते हैं रगों के गुच्छों को, कि सम टाइम कुछ इन्फ्लेमेशन ऐसी भी हो जाती है जिसमें रगों के गुच्छे बन जाते हैं और वो रगों के गुच्छे फिर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, फिर उसके अंदर पेन शुरू हो जाता है। अब हमने यहां पर देखना है कि इनमें से वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो कि बेटा इस चीज का काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन की। पेप्सिन बेटा क्या काम करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मतलब वो प्रोटीन जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो हमारे स्टमक में जाती है तो स्टमक में जाने के बाद पेप्सिन जो एंजाइम है ना, वो उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, ट्रिप्सिन दूसरे नंबर पे है, ट्रिप्सिन। बेटा ट्रिप्सिन क्या करती है, ट्रिप्सिन असल में करती है बेटे ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। मतलब यह है कि अगर प्रोटीन कहीं पर इकट्ठी हो जाए या जरूरत से ज्यादा प्रोटीन कहीं पर मौजूद हो तो जाहिर सी बात है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मतलब अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है, तो उस पर हम ट्रिप्सिन एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और ट्रिप्सिन उसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद है काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम क्या काम करता है बेटा, काइनेज एंजाइम बेसिकली तौर पे एडिशन ऑफ एटीपी करता है, एडिशन ऑफ एटीपी। एटीपी समझते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली तौर पे आपके जिस्म के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जाइमोजिन बेसिकली तौर पे ये एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जब बेटा हमारे जिस्म के अंदर खारिज होती है तो पहले ये ऐसे एंजाइम रखती है जो कि इनएक्टिव होते हैं, लेकिन वो बाद में जाके खारिज होने के बाद एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिहाजा इन तमाम को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ट्रिप्सिन बनता है। जी, क्वेश्चन नंबर 3, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स सेलुलर टिश्यू आर नोन एज। देखो बेटा, डायरेक्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो बेटा डायरेक्ट पार्ट में देखें यहां पर मुखातिब किया गया है कि वो कौन सी ड्रग है जो पौधों से हासिल होती है। मतलब पौधों से हासिल होने से मुराद ये है कि वो कौन सी ड्रग है जिसमें पौधे की जड़ इस्तेमाल की जाए, जिसमें पौधे के पत्ते इस्तेमाल किए जाएं, जिसमें पौधे का तना इस्तेमाल किया जाए, जिसमें पौधे का फ्रूट इस्तेमाल किया जाए। देखिए बेटा, जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसा कि स्टमक एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, लीवर एक ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, तो इसी तरीके से बेटा पौधों में भी अल्लाह पाक ने ऑर्गन्स रखे हैं। तो बेटा पत्ते, जड़, तना, बीज, ठीक है, दरख्तों की छाल, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब प्लांट के ऑर्गन्स हैं। तो अगर हम कोई भी मेडिसिन, यानी कि कोई भी प्लांट का वो हिस्सा जिसको हम मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उस ड्रग को हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का नाम देते हैं। तो लिहाजा यहां पर अगर देखा जाए तो बेटा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, और बी में हमारे पास ऑप्शन जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का मौजूद है।
देखिए अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है बेटा? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो होती है जो पौधे के एक्सट्रैक्ट होते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं। आपने गोंद का नाम सुना होगा। गोंद जो है ना, ये वो ड्रग है बेटा जो किसी पत्ते पर, किसी तने पर या फिर किसी जड़ पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि जब दरख्त के ऊपर जरब लगाई जाती है तो उसमें से गाढ़ा सा मादा खारिज होता है और उस मादे पे जैसे जैसे हवा लगती जाती है वो ड्राई होता जाता है, तो फिर वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर बेटा क्या हो जाता है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। सेलुलर ड्रग्स की अगर हम बात करें बेटा, तो जितने भी आपके पास चाहे पत्ते हैं, चाहे जड़ हैं, चाहे तना है, चाहे दरख्तों की छाल है, चाहे वो फ्रूट है, वो जितनी भी चीजें हैं बेटा वो सब के सब कलेक्टिवली सेलुलर डिजीज, क्योंकि इन सब के अंदर सेलुलर सेल्स मौजूद होते हैं। और सिंथेटिक ड्रग्स का तो ताल्लुक इसके साथ है ही नहीं। सिंथेटिक ड्रग्स बेटे वो होती है जो नेचुरल तरीके से हासिल ना होती है और जिसको लैब के अंदर तैयार किया जाए उसको सिंथेटिक ड्रग कहते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है ना बेटा, वो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बीटा ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें, Which one of the following are the carbonyl alcohol containing the element of hydrogen, carbon and oxygen? मतलब कहा गया है कि इसमें आप एक ऐसा कंपाउंड बताएं बेटा, उस कंपाउंड में कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, तो बेटा उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर हम बात करते हैं ना सेपोनिन की, तो बेटा सेपोनिन्स में बेसिकली तौर पे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर। तो शुगर और नॉन शुगर मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उनको सेपोनिन्स कहते हैं। तो बेटा शुगर्स में बेसिकली तौर पे 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। इसमें अल्कोहल भी है और अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, ये दोनों मौजूद हैं। लेकिन बेटा इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैं यहां थोड़े से फंक्शनल ग्रुप आपको लिख के देता हूं बेटा, और वो उन फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखें तो सब के अंदर आपको कार्बन भी नजर आएगा, हाइड्रोजन भी नजर आएगा और बेटा इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी नजर आएगा। जैसा कि ये देखें जी, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज अल्कोहल। अच्छा, दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में बेटा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाते हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। इसको H लिख देते हैं, चलें। उसके बाद एस्टर में अगर हम बात करें तो ये बेटा एस्टर लिंकेज है, दिस इज द एस्टर। ठीक है, और इसके साथ साथ बेटे अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये देखें, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना बेटा, इन सब के अंदर कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो सेपोनिन्स की अगर हम बात करें ना, सेपोनिन्स में अल्कोहल भी है, एल्डिहाइड भी है, कीटोन्स भी हैं, लेकिन सेपोनिन्स में एस्टर भी नहीं है। और उसके साथ साथ बेटा अगर हम देखें तो और भी हमारे पास काफी सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मौजूद हैं। तो सिर्फ अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेस पे तो नहीं बता सकते, तो लिहाजा सेपोनिन्स वो कंपाउंड है ही नहीं। अच्छा, बाल्सम अगर हम बात करें तो बेटा बाल्सम में आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड भी मिलेंगे, बाल्सम में आपको एस्टर भी मिलेंगे, बाल्सम में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा, ठीक है, और बाल्सम में आपको अल्कोहल भी मिलेगा। मतलब बाल्सम एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग हर किस्म का फंक्शनल ग्रुप मिलता है। तो लिहाजा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बाल्सम मौजूद है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें बेटे, तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली तौर पे शुगर्स होती हैं। और शुगर में मैंने आपको बताया कि शुगर में ये वाले से फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें अल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कीटोन्स बेटा मौजूद है। जबकि डी ऑप्शन है लेग्यूमिनोजी। लेग्यूमिनोजी बेटा बेसिकली तौर पे एक फैमिली है और फैमिली में प्लांट्स आ जाते हैं, कंपाउंड का फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं होता, तो लिहाजा डी ऑप्शन इसके अंदर हो ही नहीं सकता। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बेटा बी ऑप्शन, जिसको हम बाल्समिन कहते हैं या बाल्सम कहते हैं। कोरिएंडर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। मतलब कोरिएंडर बेटा, कोरिएंडर
बेसिकली तौर पे हम कहते हैं धनिये को, ठीक है, कोरिएंडर, जिसको हम धनिया कहते हैं। और ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है बेटा। धनिये की जो फैमिली है ना बेटा वो अम्बेलिफेरी है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए ना तो बेटा याद रखिएगा जो फैमिली वर्ड है ना, फैमिली जितने भी प्लांट्स की फैमिली है उसके एंड पे एक वर्ड आता है और वो है ई। जैसा कि पेपा विरेसी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अम्बेलिफेरी है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी फैमिली नहीं है और नन ऑफ दिस तो बनता ही नहीं है। तो लिहाजा ये तो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि अम्बेलिफेरी बेसिकली तौर पे ये वो फैमिली है जिससे कोरिएंडर जो है बिलोंग करता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास बी बनता है जी। उसके बाद है क्वेश्चन कि बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा। सबसे पहला हमारे पास जो है ना वो है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब ऐसा एंजाइम जो किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा उसको ट्रांसफेरेज कहते हैं। अच्छा बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज, जी इसमें हमारे पास 2 चीजें हैं। देखें बेटा ऑक्सीडो रिडक्टेज 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सीडो एंड रिडक्टेज। बेटा ऑक्सीडो ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करेगा और रिडक्टेज जो है वो रिडक्शन को कैटालाइज करेगा। बेटा ऑक्सीडेशन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा यहां पर भी जो बात की जाए ना, अगर देखें जैसा कि नेम से इंडिकेट है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। बेटा डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन असल में याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन ऐड की जाएगी तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और अगर हाइड्रोजन ऐड की जाएगी तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। तो बेटा अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं बेटा। इसी तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर रिडक्शन है ना तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन भी रिडक्शन है, ये भी बेटा रिडक्शन है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो बेटा डिहाइड्रोजिनेज का मतलब, बेटा डी का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ना डी, इसका मतलब होता है रिमूव। रिमूव का मतलब निकाल देना, हाइड्रोजीन मतलब हाइड्रोजन को निकाल देना, और यहां पर भी डिहाइड्रोजिनेज, तो इसका मतलब यहां पर हम ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो लिहाजा इनमें देखा जाए तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एक ऐसी क्लास है जो कि ऑक्सीडेशन और उसके साथ साथ रिडक्शन दोनों को परफॉर्म करती है। तो लिहाजा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ना बेटे, वो हमारे पास बेसिकली तौर पे ऑक्सीडो रिडक्टेज बेस्ट ऑप्शन है। और बेटा हाइड्रोलेज क्या है? हाइड्रोलेज है एडिशन ऑफ वाटर, कि बेटा वाटर की जो एडिशन होती है उसको हम हाइड्रोलेज एंजाइम की मदद से कैटालाइज कर सकते हैं। और आइसोटोप का जो वर्ड है ना, वो बेटा कोई एंजाइम नहीं है। आइसोटोप एक कंपाउंड होते हैं, सॉरी एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो लिहाजा इन तमाम ऑप्शन को देखते हुए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है जी आपको, Which one of the following is the major mechanism of defense against the certain intracellular pathogen? जी बेटा इंट्रासेलुलर पैथोजन का मतलब क्या है बेटा? इंट्रासेलुलर पैथोजन से मुराद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है, पैथोजन हर हार्मफुल मटेरियल को कहते हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को, मतलब ऐसे जानदार जो जानदार आपको नुकसान पहुंचाएं, जो जानदार आपको तकलीफ दें, उनको बेटा हम पैथोजन का नाम देते हैं।
तो पैथोजिन जो है ना बेटा, अगर आपकी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं तो आपके जिस्म के जो सेल होते हैं ना, वो उन्हीं पैथोजिन के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। और सम टाइम फिर ये होता है कि वो लड़ने का जो अमल होता है ना बेटा, वो चंद मिनटों से लेकर चंद दिनों तक चला जाता है और चंद हफ्तों तक भी चला जाता है। तो इस किस्म के रिएक्शन में ताखीर हो जाती है। तो ताखीर की वजह से इसमें जो हमें हाइपर सेंसिटिविटी मिलती है उसको हम डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। कि ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जिसका असर जो है वो बेटा, यानी कि 1 डे से अगर हम बात करें, ऐसी हाइपर सेंसिटिविटी जिसका असर बेटा पहले दिन से लेकर तकरीबन यानी कि 1 to 7 डेज तक हो, उसको हम डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंटल एनर्जी बेटा, इन्वायरमेंटल एनर्जी फौरन से होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पे बाहर आंधी तूफान चलता है और कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जब वो बाहर से आते हैं उनको फौरन से छींकें शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, तो ये इन्वायरमेंटल एनर्जी है। और इसके अलावा बेटा एनाफाइलेक्टिक एलर्जी, ये वो एलर्जी होती है बेटा कि जिसके अंदर फौरन से, जैसा कि चूंटी काट जाती है तो चूंटी के काटने से रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग हो जाती है, लेकिन वो रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है। उसको एनाफाइलेक्टिक एलर्जी का नाम देते हैं। और साइकोमेट्रिक एलर्जी बेटा, इसका ताल्लुक साइकोलॉजी के साथ है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास डिले हाइपर सेंसिटिविटी है जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। आज हम बेटा हाफ उसको डिस्कस करेंगे, तकरीबन 15 एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह 15 ही एमसीक्यूज हम कल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम रिएक्शन। देखो बेटा, एंजाइम रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो बेसिकली तौर पे होता है 30 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 30 से कम ना हो और 40 से ज्यादा ना हो। तो अगर 30 से कम हो जाता है तब भी एंजाइम काम करना छोड़ देते हैं, और अगर 40 से ज्यादा हो जाता है तब तो एंजाइम बिल्कुल ही मर जाते हैं। तो लिहाजा वो टेम्परेचर होना चाहिए जो कि 30 से 40 की हद में हो। अब इन ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 10 से 20, यानी कि 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे इस रेंज में तो आता ही नहीं, तो लिहाजा जो 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ना, वो है 35 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ये वाला वो ऑप्शन है बेटा जो कि हमारी 30 से 40 डिग्री की रेंज के अंदर आता है। तो लिहाजा इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास 35 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि बोथ का ऑप्शन भी नहीं हो सकता, नन का ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास जो मौजूद है वो है बेटा बी ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है जी, देखते हैं जी। द एजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीव ऑफ द फीवर। कि ऐसा एजेंट जो कि बेटा फीवर को कंट्रोल करते हैं। फीवर कहते हैं बेटे बुखार को। मतलब ऐसा एजेंट जो कि आपके जिस्म में टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, आपके जिस्म को हीटअप होने से बचाएगा, उस एजेंट को हमने देखना है। तो सबसे पहले है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक कहते हैं बेटा पेन किलर को। अब पेन किलर जो है ना, पेन को कम करने का अलग चीज है, बुखार को कम करने का अलग चीज है। तो लिहाजा कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो पेन किलर तो हैं लेकिन वो बुखार को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसा कि फॉर एग्जांपल डाइक्लोफिनेक, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बेटा पेन को तो कम कर सकती हैं लेकिन बुखार को ट्रीट नहीं कर सकती। अच्छा, एंटीपायरेटिक। हाँ, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है अगेंस्ट पायरेक्सिया। पायरेक्सिया क्या है? कंडीशन है। क्या है? एक कंडीशन जिसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज। तो बेटा पायरेक्सिया में हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपरथर्मिया हो जाता है और हम बुखार का शिकार हो जाते हैं। तो उसमें फिर हम एक ऐसा एजेंट इस्तेमाल करते हैं जो इस पायरेक्सिया को कंट्रोल करेगा। तो बेटा उस एजेंट को हम एंटीपायरेटिक का नाम देते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें बेटा जो हमारे पास मौजूद है वो एंटीपायरेटिक है। अच्छा, एंटी इन्फ्लामेटरी। बेटा ये एंटी का मतलब होता है खिलाफ और इन्फ्लामेटरी से मुराद है इन्फ्लामेशन के खिलाफ। और एंटी हेलमिंथिस,
हेलमिंथिस कहते हैं पेट के कीड़ों को। तो ऐसी दवाई जो कि पेट के कीड़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, पेट के कीड़ों के लिए इफेक्टिव होती है, उसको एंटी-हेलमिंथिस कहते हैं। तो लिहाजा इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एंटीपायरेटिक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, इसबगोल कंसिस्ट ऑफ क्लीन ड्राई राइप सीड ऑफ। बेसिकली तौर पे आपने देखा होगा कि इसबगोल छोटे छोटे से बारीक बारीक से सीड होते हैं, और ये देखना होता है कि ये सीड किसके हैं। बेटा सिंपल, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। बेटा ये सीड बेसिकली तौर पे एक प्लांट के हैं जिसका नाम है प्लांटैगो फिसाइलियम। क्या नाम है? प्लांटैगो फिसाइलियम। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन बाकी जितने भी मौजूद हैं उन सब का इसबगोल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग। देखो बेटा, जब बात आ जाती है ना नेचुरल ड्रग की, तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं फार्माकोग्नोजी की। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ड्रग। अब देखो बेटा, ड्रग में दोनों चीजें आ जाएंगी, नेचुरल भी आ जाती है और सिंथेटिक भी आ जाती है। लेकिन जब हम फार्माकोग्नोजी की बात करते हैं ना, तो उसमें है स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग। नेचुरल से मुराद ये है जो नेचुरल इन्वायरमेंट से हासिल होने वाली ड्रग को हम कहते हैं बेटा। अच्छा, पोसोलॉजी क्या है? पोसोलॉजी बेसिकली तौर पे है स्टडी ऑफ डोज। स्टडी ऑफ डोज के किसी भी मेडिसिन की कितनी डोज है। तो लिहाजा डोज का ताल्लुक तो नेचुरल प्रोडक्ट के साथ नहीं है। आपने देखा होगा कि जो भी हकीम लोग इलाज करते हैं वो जस्ट जड़ी बूटी उठाते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं और अपने पेशेंट को दे देते हैं। तो लिहाजा इसमें देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास फार्माकोग्नोजी है। नेक्स्ट जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम कॉम्प्लेक्स विद द एसिड। देखो बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम कॉम्प्लेक्स ये सब के सब इनऑर्गेनिक केमिकल है। मतलब ये कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एलिमेंट्स हैं। अब हम बात एलिमेंट की कर रहे हैं, और एलिमेंट की जब बात की जाती है तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इसमें सबसे पहले देखें जी कि अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है अरेबिक एसिड। बेटे अरेबिक एसिड एक शुगर है, और शुगर में सिर्फ आपको 3 ही एलिमेंट मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा इसमें हमारे पास सी ऑप्शन है पैराबिन। पैराबिन बेसिकली तौर पे ये देखें, ये पैराबिन का स्ट्रक्चर है। यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप देख सकते हैं कि ये जो पैराबिन का जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है, इस पैराबिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको कार्बन नजर आएगा, हाइड्रोजन नजर आएगा और ऑक्सीजन और कोई नहीं है। रामनोज भी एक शुगर है, लेकिन जो एराबिन है, एराबिन एक ऐसा केमिकल है जो कि बेसिकली तौर पे सिलिकॉन से बनता है, और सिलिकॉन बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसमें देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एराबिन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडजॉर्बेंट यूज्ड इन द क्रोमेटोग्राफी इज द एप्लीकेशन फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड। जी, क्या सेलुलोज को इस्तेमाल कर सकते हैं? बेटा सेलुलोज आपने नाम सुना होगा रुई का, जिसको हम कॉटन कहते हैं जी। कॉटन ठीक है, एडजॉर्बेंट तो है, लेकिन कॉटन जो है ना, आपने देखा होगा कि जब किसी चीज कॉटन को अगर हम पायोडीन के अंदर डिबोते हैं तो पायोडीन का रंग तो आ जाता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो रंग छूट भी जाता है। तो कॉटन इतना अच्छा एडजॉर्बेंट नहीं है। यहां देखा जाए तो सिलिका जो है ना, ये बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर मेडिसिन के अंदर जब कहीं पर कांच की बोतल होती है, उसमें कोई भी मेडिसिन रखी जाती है, तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया निकलती है, और वो पुड़िया सिलिका की होती है, क्योंकि सिलिका मॉइस्चर को बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है। अच्छा, इसमें एल्यूमिना भी मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, कैसल गोहर भी मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो सिलिका की है। तो सिलिका को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पे? एड्जॉर्बन के तौर पे। किसमें बेटा? क्रोमेटोग्राफी में।
तो बेस्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास जो बेटा मौजूद है वो सलीका है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी बेटा, मोस्ट ऑफ द एंजाइम विच आर सोलुबल इन, याद रखिएगा मोस्ट ऑफ द एंजाइम बेटा वाटर सोलुबल होते हैं। वाटर सोलुबल क्यों होते हैं? क्योंकि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के होते हैं बने हुए, और प्रोटीन ज़्वीटराइन होती है, और ज़्वीटराइन जो होते हैं ना बेटा वो सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं, और सॉल्ट की फॉर्म में होने की वजह से ये वाटर सोलुबल हो जाते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब के सब वाटर सोलुबल होते हैं, उनको वाटर में आसानी से सोलुबलाइज किया जा सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें बी है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है बेटा कि द प्रिपरेशन परस्पायरेशन प्रोमोटिंग द रेमेडी आर कॉल्ड, कि बेटा वो कौन कौन सी हमारे पास रेमेडीज हैं जिसमें हम परस्पायरेशन को प्रोमोट करते हैं। जी बेटा, इसमें अगर देखा जाए तो परस्पायरेशन जो है ना उसको पहले हम देखेंगे कि क्या है इसका मतलब और इसको किस तरह से देखा जाता है। जी बेटा, परस्पायरेशन का लफ्जी मतलब जो है ना बेटा वो है पसीने का आना। क्या होता मतलब इसका? पसीने का आना। तो बेटा मतलब अगर हमें पसीना आता है, और आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमें पसीना बहुत ही ज्यादा आता है, तो इसलिए बेटा हम पसीने का आने को स्वेटिंग भी कहते हैं, परस्पायरेशन भी कहते हैं। तो इसमें अब हम देखने जा रहे हैं जी पहला ऑप्शन हमारे पास क्या मौजूद है। जी बेटा, पहला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसको कहते हैं एफ्रोडाइसियक। बेटा एफ्रोडाइसियक उस एजेंट को कहते हैं जो कि क्या करता है बेटा, प्रोमोट सेक्सुअल डिजायर। मतलब कहने का यह है कि यह आपकी बॉडी में सेक्सुअल डिजायर को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपकी जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। अच्छा, दूसरा है डायाफोरेटिक। डायाफोरेटिक क्या करता है बेटा, इंक्रीज द स्वेटिंग, मतलब जिसमें आपको क्या आती है बेटा, पसीना आता है। तो हर वो एजेंट जो कि बेटा जिसकी वजह से आपको पसीना आएगा उसको बेटा हम डायाफोरेटिक का नाम देते हैं। तीसरी चीज जो इसके अंदर बेटा मौजूद है ना उसको बेसिकली तौर पे हम नाम देते हैं एस्ट्रिंजेंट का। एस्ट्रिंजेंट बेसिकली तौर पे ये वो चीज होती है जो कि बेटा आपकी बॉडी में रेडनेस को कंट्रोल करती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई चूंटी वगैरह काट जाए तो चूंटी के काटने की वजह से हमारी बॉडी में रेडनेस आ जाती है। मतलब एस्ट्रिंजेंट किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ रेडनेस, इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग। रेडनेस कहते हैं कि जिस्म का या स्किन का रेड हो जाना, इन्फ्लेमेशन सूजन हो जाना, इचिंग मतलब वहां पे खुजली होती है, खारिश होती है। तो हर वो चीज जो रेडनेस को भी कंट्रोल करेगी, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करेगी, इचिंग को कंट्रोल करेगी, उसको बेटा एस्ट्रिंजेंट कहते हैं। और बेटा दूसरे नंबर पे आखिरी जो इसमें हमारे पास टर्म है वो टर्म बेसिकली तौर पे है एफ्थिया। तो बेटा एफ्थिया को अगर हम देखें तो एफ्थिया हमारे पास क्या है, एफ्थिया बेसिकली तौर पे ये वो है बेटा जिसके अंदर जो कि अल्सर कॉजिंग होती है, कि जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर अल्सर जो है जनरेट होता है, जख्म पैदा हो जाते हैं, तो उसको अल्सिया इनके एफ्थिया कहते हैं। तो यहां देखा जाए तो इसमें तमाम के अंदर जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन मौजूद है वो है डाइफोरेटिक। डाइफोरेटिक ये वो मेडिसिन होती है बेटा जिसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के अंदर पसीना ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और पसीना ज्यादा आने का मतलब यही होता है कि अगर खुदा ना खास्ता जिस्म में कहीं पर जरूरत से ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए तो पसीने के जरिए उस पानी को रिमूव किया जा सके। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर जो था बेटे वो बेसिकली तौर पे यहीं तक था, और हमने इसमें कोशिश की है कि आज हम 15 MCQs जो है ना इसको कवर अप कर सकें। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग 15 है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच बेटा।